नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली एक विशेष विषय के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारा जो विषय है वो है प्रत्यय। प्रत्यय से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है प्रत्युम प्रति में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है प्रत्युक्त नमत्य में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपका का विकल्प है दोस्तों खा विकल्प है दोस्तों प्रत्यु, और गा विकल्प है दोस्तों प्रति, घा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर जो है आपका वो है गा वाला उत्तर है प्रति, ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खा कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि जैसे हमारे पास जो शब्द है आचार शब्द है, अब उनमें से हम किस उपसर्ग को लगाएं कि उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित होकर जुल्म अर्थात जुल्म है, अर्थात मतलब किसी गलत कार्य को दर्शाए। तो दोस्तों, हमारा पहला विकल्प है दुर, दूसरा विकल्प है खा विकल्प है दोस्तों अति, गा विकल्प है अन, और घा विकल्प है निर। तो दोस्तों, आपका जो दूसरा प्रश्न है, आचार जो शब्द होता है, जब इसमें हम अति जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं तो ये जो शब्द नया शब्द बनता है वो बन जाता है अत्याचार। तो अति आचार में जोड़ने के बाद दोस्तों जो नया शब्द बनता है वो होता है अत्याचार। तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही विकल्प होगा दूसरे प्रश्न का, ये आपका खा विकल्प होगा। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों, हमारा पहला विकल्प है प्रति, खा विकल्प है परि, और गा विकल्प है प्रा, और घा विकल्प है पर प्र। तो दोस्तों, जो हमारा प्रतिकूल में जो उपसर्ग है, जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, उसका जो का विकल्प है प्रति, ये आपका जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। स्पृश्य एक शब्द है, जब इसका विलोम बनाना होता है तो इसमें किस उपसर्ग को प्रयोग कर देते हैं कि जो स्पृश्य है वो उसका विलोम हो जाता है। तो दोस्तों, आपके चौथे प्रश्न में आपका का विकल्प है आ, खा विकल्प है नी, और गा विकल्प है कु, और घा विकल्प है अनु। तो दोस्तों, आपका जो चौथा प्रश्न है उसका जो का विकल्प है आ, ये आपका जो है सही उत्तर है। दोस्तों, स्पृश्य है, इसके पहले जब हम आ लगा देते हैं तो आपका वो हो जाता है अस्पृश्य। अस्पृश्य ये शब्द जो है उसका विलोम बन जाता है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो दोस्तों, आपका का विकल्प है आ, खा विकल्प है परि, गा विकल्प है आ, और घा विकल्प है अप। तो दोस्तों, आपका जो पांचवा प्रश्न है उसमें जब व्यवस्था शब्द होता है, एक शब्द होता है, उसमें जब हम आ जोड़ देते हैं आ, उसके बाद हम व्यवस्था लिखते हैं, तो दोस्तों आपका जो है ये हो जाता है अव्यवस्था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका का विकल्प हो जाएगा। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है दोस्तों, गमन शब्द को विपरीर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द को विपरीर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आपका का विकल्प है दोस्तों आ, और खा विकल्प है प्रति, गा विकल्प है अनु, घा विकल्प है उप।
तो दोस्तों आपका जो छठवां प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपका जो छठवां प्रश्न है उसका विपरीतार्थक बनाने के लिए देखिए पहले प्रति जोड़ देंगे तो प्रतिगमन हो जाएगा, इसका नहीं सही विपरीतार्थक बैठ रहा है। फिर अनुगमन हो जाएगा, फिर उपगमन हो जाएगा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है दोस्तों छठवें का, वो हो जाएगा आगमन। आगमन और गमन, आगमन मतलब आना और गमन मतलब जो है जाना, ये आपका जो है विलोम या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका छठवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका का वाला है, आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोषहर्ता। दोषहर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोषहर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो आपका का विकल्प है दोस्तों हर, खा विकल्प है हर्ता और गा विकल्प है हत और घा विकल्प है हारी। तो दोस्तों आपका जो सातवां प्रश्न है, मतलब अब दोषहर्ता है, इसमें प्रत्यय को अलग करना है। तो मतलब हम उस प्रत्यय को अलग कर दें और जो हमारा शब्द है अब दोष है, जैसे वो दोष तो मतलब किसी के अंदर जो कमी होती है उसको दोष कहते हैं कि हाँ उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये दोष है। तो यहाँ पर देखिए दोष शब्द ये बता रहा है कि किसी के अंदर कमी है, लेकिन अब उसमें दोष और हरता आ गया है। तो मतलब दोष को हरने वाला, दोष हरता मतलब होता है दोष को हरने वाला। अब इसमें जब आप प्रत्यय को निकाल देंगे तो फिर दोष का जो अर्थ था वही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो सातवां प्रश्न है उसका जो खा वाला विकल्प है हरता, ये आपका प्रत्यय में आ जाएगा, इसलिए आपका हरता जो है खा वाला विकल्प ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हमारे पास चार विकल्प हैं और चारों विकल्प में देखकर यह बताना है कि मतलब किस विकल्प में जो है वो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आपका का विकल्प है दोस्तों लाभदायक और खा विकल्प है अपनापन, गा विकल्प है उपकार और घा विकल्प है पढ़ाई। तो आपका जो आठवां प्रश्न है, आप लाभदायक देखेंगे, इसमें आपको उपसर्ग नज़र नहीं आ रहा है। घा विकल्प देखेंगे अपनापन, इसमें भी आपको नहीं दिख रहा है। और घा विकल्प जब आप देखेंगे पढ़ाई, तो इसमें भी आपको नहीं दिख रहा है। अब देखिए जो आपका गा विकल्प है दोस्तों आठवें प्रश्न का उपकार, ये आपका जो है वो सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों नौवां प्रश्न है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो आपका का विकल्प है दोस्तों ला और घा विकल्प है धुंध और गा विकल्प है धूं और घा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो दोस्तों आप देखेंगे धुंधला शब्द, धुंधला जो है धुंध, धुंध मतलब जो होता है वो धुआं होता है। धुंधला मतलब होता है कि धुएं की तरह, धुंधला का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा धुएं की तरह, और धुंध का मतलब जो होता है वो धुआं होता है। तो इसमें दोस्तों स्पष्ट है कि आपका कौन सा प्रत्यय है। इसका जो है नौवां प्रश्न जो है उसका का विकल्प जो ला है ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों आपका का विकल्प जो है वो जादूगर है, खा विकल्प है नगर और गा विकल्प है अगर मगर और घा विकल्प है सागर। तो दोस्तों आपका देखिए जो 10वां प्रश्न है उसका पहला विकल्प है जो जादूगर। इस प्रश्न का जो दोस्तों उत्तर है वो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिर दोस्तों जो आपका 10वां प्रश्न है उसका जो का विकल्प है जादूगर, खा विकल्प है नगर और गा विकल्प है अगर मगर, घा विकल्प है सागर। तो दोस्तों जो ये सागर है ये आपका एक संपूर्ण शब्द है। अगर मगर में भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। और जो आपका खा वाला विकल्प है दोस्तों 10वें का नगर, ये भी एक शब्द है। दोस्तों जो आपका 10वां प्रश्न है जादूगर, इसमें जो गर है दोस्तों ये आपका जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए 10वें का जो है आपका ओका वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
फिर 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, बताना है कि किस शब्द में जो है वो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो आपका दोस्तों का विकल्प है विकल, और खा विकल्प है अलक, और गा विकल्प है धनिक, और घा विकल्प है दोस्तों पुलक। तो दोस्तों जो आपका 11वां प्रश्न है उसमें हमको देखना है कि प्रत्यय किस में है। तो दोस्तों विकल, विकल एक शब्द ही है, और विकल में अगर हम ला को निकालते हैं तो विक, विक निकलता है, विक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अलक में हम अल को निकालते हैं, का को हटाते हैं, प्रत्यय लेते हैं, तब भी हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों। और धनिक, तो दोस्तों धन, धन, धन मतलब कुछ होता है, धन हमारे पास रुपया हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी धन मतलब अनाज हो सकता है। तो ये आपका धन। उसके बाद इसमें दोस्तों जो है धन, धन इक, आपका इक जो है इक लगा हुआ है। फिर हम अपने घाव विकल्प देख लेते हैं, पुलक, ये भी एक संपूर्ण शब्द है। तो दोस्तों 11वां प्रश्न जो है आपका धनिक, इसमें जो है आपका जो प्रत्यय होगा वो आपका इक प्रत्यय होगा दोस्तों, इसलिए आपका जो गा वाला विकल्प है 11वें प्रश्न का वो सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अब हमको देखना है कि मतलब सुत एक शब्द है, इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग कर दें कि ये स्त्रीवाचक हो जाए। तो आपका का विकल्प है दोस्तों आ, खा विकल्प है ई, और गा विकल्प है इक, और घा विकल्प है ई। तो दोस्तों आपका जो 12वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा 12वें प्रश्न का, उसमें जब हम बड़ा आ जोड़ देंगे, जो उसमें हम बड़ा आ जोड़ देंगे तो इसका जो है अर्थ जो है वो स्त्रीवाचक में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका ये का वाला उत्तर जो है ये सही है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपके पास का विकल्प है ई, खा विकल्प है ई, और गा विकल्प है इक, और घा विकल्प है आ। तो दोस्तों आपका जो 13वां प्रश्न है उसमें देखेंगे हम कि अनुज जो शब्द है उसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। तो दोस्तों ई को जोड़ेंगे तब भी आपको स्त्रीवाचक नहीं मिल रहा है, ई को जोड़ेंगे जी ए तब भी आपको नहीं मिल रहा है, इक जोड़ेंगे तब भी नहीं मिल रहा है। जब आप अनुज को अनुजा कर देंगे, अनुजा, तब जो है आपको स्त्रीवाचक जो है मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका जो 13वां प्रश्न है उसका जो घा वाला विकल्प है वो आपका जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो 14वां प्रश्न है, ये है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मतलब यह है कि जो जितने 4 विकल्प दिए गए हैं इन शब्दों में जो आपका प्रत्यय लगा हुआ है वो आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन इक प्रत्यय लगाने के बाद इसमें कौन सा पद मतलब सही से नहीं लगा हुआ है, कौन सा पद इसमें से जो है आपका गलत है उसको हमको छांटना है। तो दोस्तों आपका जो 14वां प्रश्न है उसका पहला विकल्प है सामाजिक, तो समाज धन इक सामाजिक हो जाएगा ये आपका। और खा विकल्प जो दोस्तों है भौमिक, ये आपका भौमि धन इक, ये आपका भौमिक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और गा विकल्प है दोस्तों पच्छिक, तो पक्षी धन इक, ये आपका नहीं समझ में आता। फिर घा जो है दैव धन इक दैविक हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसमें जो आपका 14वां प्रश्न है इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका जो गा विकल्प है पक्षिक, ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से साथ जुड़े हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं।
तो दोस्तों आपका का विकल्प है सर्वनाम, खा विकल्प है विशेषण, गा विकल्प है क्रिया, घा विकल्प है संज्ञा। तो दोस्तों आपका जो कृदंत प्रत्यय होता है वो आपका जो है वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं हम वो जो है हमेशा जो है वो क्रिया के साथ किया जाता है। तो इसलिए आपका जो 15वां प्रश्न होगा उसका जो ग वाला उत्तर होगा क्रिया, ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हमारा पहला विकल्प है दोस्तों का विकल्प है 50, खा विकल्प है 28, गा विकल्प है 30 और घा विकल्प है 40। तो दोस्तों जो 16वां प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या होती है वो आपकी जो है 16वां प्रश्न जो आपका है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 16वां प्रश्न उसमें कृत प्रत्ययों की जो आपकी संख्या होती है वो आपका 28 जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने आपको पहले ही बताया है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। अभी हमने आपको इससे पहले बताया है कि जो धातु या शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं, तथा जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको हम जो है प्रत्यय कहते हैं। इसलिए दोस्तों आपका जो खा विकल्प होगा प्रत्यय, ये आपका सही उत्तर होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है। आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका का विकल्प है आ, खा विकल्प है अति और गा विकल्प है आ, घा विकल्प है अप। तो दोस्तों आपका जो 18वां प्रश्न है दोस्तों, उसका जो सही उत्तर होगा वो आपका जो है गा वाला विकल्प होगा आ को जब हम हटा देते हैं तो एक रक्षण शब्द निकलता है। और रक्षण दोस्तों जो होता है, रक्षण का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षण किसी चीज़ की रक्षा। तो दोस्तों फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प को देखकर यह बताना है कि किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है पराजय, खा विकल्प है दोस्तों प्रभाव, गा विकल्प है ओढ़ना और घा विकल्प है अपवाद। तो दोस्तों जो आपका 19वां प्रश्न है पराजय, इसमें भी आपका जो जय है, जय इसके आगे जो उपसर्ग लगा हुआ है प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, भाव इसमें भी प्रा उपसर्ग है, अपवाद इसमें भी आपका उपसर्ग है। लेकिन दोस्तों जो आपका 19वां प्रश्न का गा वाला उत्तर है ओढ़ना, इसमें जो है आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो 20वां प्रश्न है दोस्तों, संस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका का विकल्प है दोस्तों शम्स, खा विकल्प है संस और गा विकल्प है शम और घा विकल्प है शन। तो दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है शम, ये आपका सही उत्तर होगा गा वाला जो है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका दोस्तों का विकल्प है अ और खा विकल्प है अवन, गा विकल्प है अ और घा विकल्प है दोस्तों नत। तो दोस्तों 21वां जो आपका प्रश्न है उसका जो गा विकल्प है जब नत का कोई अर्थ निकल जाएगा, लेकिन जब हम अवनत जब पूरा शब्द देखेंगे तो इसका कुछ दूसरा अर्थ होगा, और जब अ को हटा देंगे नत जो है उसका दूसरा अर्थ हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है आपका सही उत्तर जो है वो आपका गा वाला विकल्प है 21वें प्रश्न का। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो 22वां प्रश्न है पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है और का विकल्प है पुरा, खा विकल्प है पुरुष और गा विकल्प है पुरा और घा विकल्प है पुर।
तो दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है पूरा धनहित, इसका जो पूरा धनहित बराबर होता है पुरोहित होता है। तो दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है पूरा, ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है, जो 23वां प्रश्न है, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों आपका जो 23वां प्रश्न है उसका का विकल्प है ची और खा विकल्प है चिर और गा विकल्प है आयु और घा विकल्प है यु। तो दोस्तों आपका जो इसमें सही उत्तर है वो है 23वें प्रश्न का आपका जो खा वाला विकल्प है चिर धन आयु। तो आपका जो इसमें सही उत्तर है वो आपका है चिर। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपका जो 24वां प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपका का विकल्प है वि और खा विकल्प है विज्ञ और गा विकल्प है अन और घा विकल्प है ज्ञान। तो दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो होगा विज्ञान। वि मतलब होता है विशेष और ज्ञान मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना। तो दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न हो जाएगा उसका जो का विकल्प हो जाएगा, का विकल्प है वी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं और अंतिम प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों आपका जो का विकल्प होगा वो की होगा और खा विकल्प है निर और गा विकल्प है नी और घा विकल्प है निर। तो दोस्तों आपका जो 25वां प्रश्न है निर घा खा विकल्प है निर, ये आपका जो है सही उत्तर होगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।